नमस्कार। शहर के सबसे तेज चैनल केटीवी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर श्री कुमार श्रीवास्तव। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। गंगा अवतरण दिवस पर काशी के गंगा घाटों पर उमड़ा जन सैलाब। भक्तों ने गंगा स्नान कर किया पूजन। रविंद्रपुरी में अवैध निर्माणाधीन मकान को वीडीए के जोनल अधिकारी ने कराया सील। अखिल भारतीय सनातन न्यास समिति द्वारा रामकथा के समापन पर आयोजित हुआ विशाल भंडारा। और नारायणपुर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन विदुर प्रसंग का हुआ वर्णन। अब समाचार विस्तार से। गंगा अवतरण दिवस पर काशी के गंगा घाटों पर आस्थावानों का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने गंगा स्नान कर पूजन अर्चन किया। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर काशी के 84 घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। काशी में सूर्य की पहली किरण के गंगा की लहरों को छूते ही सभी घाट जय गंगा मैया और हर हर महादेव के उद्घोष से जगमग हो उठे। कहा जाता है कि काशी में महादेव के प्रति लोगों की जितनी आस्था है उतनी ही मां गंगा के प्रति भी है। गंगा दशहरा पर काशी के घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं सभी ने गंगा के पावन जल में आस्था की डुबकी लगाई। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष गंगा दशहरा के दिन ही भगवान शंकर की जटा से वृषभ लग्न में मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं। इस बार 23 साल बाद पंच महायोग बन रहा है। इस महायोग में हर कोई मां गंगा का दर्शन पूजन कर अमृत फल की कामना करने में जुटा रहा। वाराणसी के गंगा घाटों पर श्रद्धालु मां गंगा में पुण्य के लिए गोते लगाते रहे तो 84 घाटों पर पूजन और आरती हुई। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। लोग घाटों पर दान पुण्य के साथ साथ गंगा आरती कर पुण्य के भागी बने। गंगा दशहरा पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 84 घाटों पर एनडीआरएफ, जल पुलिस एवं कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल के साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। आज गंगा दशहरा है जो कहते हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि में पड़ता है। आज गंगा दशहरा क्यों पड़ा ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। भागीरथ जी ने अपने तपस्या के अपने पूर्वजों को तारने के लिए पहले ब्रह्मा जी का प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कमंडल द्वारा अपने बोले कि हम तो कमंडल से गंगा मैया छोड़ तो देंगे, पर कमंडल से छोड़ने के बाद धरती पे आते त्राहिमाम मच जाएगी। तो बोले कब तक क्या करे, तो वो भोलेनाथ का प्रसन्न किए, महादेव का आराधना किए और उनका तपस्या की। तो भोलेनाथ अपने जटाओं पे गंगा माता को लिया और थोड़ी सी जटा अपना खोले गंगा माता को भेजे और वो अपने पूर्वजों को तारे। इसीलिए आज के दिन माता बहने लोग, बड़े बड़े श्रद्धालु लोग दूर दूर से आपके यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब कई जगहों से गंगा स्नान करते हैं और अपने पाप कर्मों को दुख करने के लिए, क्षय करने के लिए, कष्ट बाधा रोग बैदा दूर करने के लिए गंगा स्नान करते हैं। प्रेम दिल गंगा मैया। वहीं 80 घाट पर भी काफी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। कहा जाता है कि आज के ही दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं, इसलिए आज के दिन गंगा में स्नान करने के बाद विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस मान्यता को लेकर वाराणसी के साथ ही अन्य प्रदेशों से आए लोगों ने भी गंगा स्नान किया। स्नान करने वाले बीच गंगा में न जाने पाए, इसके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई थी और बैरिकेडिंग के अंदर ही लोग स्नान कर रहे थे। लगातार पुलिस की टीम लोगों पर नजर बनाए हुए थे। वहीं बीच बीच में लोगों को आगाह भी किया जा रहा था कि वो बीच गंगा में स्नान करने न जाएं। पंडित विनीत पांडे ने बताया कि आज ही के दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इसलिए आज के दिन गंगा स्नान करने का विशेष फल प्राप्त होता है और मां को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इससे भक्तों को
विशेष फल की प्राप्ति होती है। काशी में मुक्ति पाने आए, भक्ति पाने आए, शक्ति पाने आए, पापों रोगों से दोषों से सबसे मुक्ति पाने आए हैं। आज गंगा दशहरा है, गंगा दशमी है, तो विशेष महत्व है। सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे यही कामना से, और सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे यही कामना से स्नान करने आए। आत्मा तृप्त हो गई, भगवान से मिलन हो गया हो ऐसा लगा। शिव की कृपा हम पे हो गई। आज गंगा दशहरा है, इसका क्या विधान है, क्या महत्व? गंगा दशहरा का जो महत्व है वो पुराणों में यह मिलता है। आज के दिन भगीरथ जी की प्रार्थना पर बाबा विश्वनाथ ने अपनी जटाओं से माँ गंगा को धरती पर आने के लिए छोड़ा थे, जिसके कारण भगीरथ के सभी पूर्वजों को माँ गंगा ने तारा। श्रद्धालु भी इसी अपेक्षा से माँ गंगा में आज के दिन स्नान कर माँ की आराधना करते हैं। हमेशा माँ उनके सभी पूर्वजों के और उनके पुण्य कर्मों की फल दें, हमेशा उनके साथ अपनी कृपा बना के रखें और उनका परिवार हमेशा खुशहाली रहे, हमेशा समृद्धि रहे। इसी कामना के साथ श्रद्धालु सुबह प्रातःकालीन से भारी संख्या में इस घाट पर आकर माँ गंगा की सेवा कर रहे हैं, माँ गंगा की सफाई कर रहे हैं, माँ गंगा में स्नान करके उनका ध्यान कर रहे हैं। आज के दिन दान पुण्य क्या? आज के दिन दान पुण्य का महत्व यही है कि माँ गंगा के अवतरण पर हम सभी जानते हैं कि हाँ एक सबसे पुण्य काम यही था, धरती में पापों के विनाश के लिए माँ गंगा। इसलिए हम सभी अपने दान के माध्यम से अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए दान करते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे वैभव, समृद्धि और सुख शांति बनी। आज क्या है? आज गंगा दशहरा प्राकट्य है। आज माँ गंगा ने जो है धरती पर आगमन किया था और पूर्ण तरह अपना रूप लिया था गंगा प्राकट्य का। तो यही है इसका महत्व है गंगा स्नान का। आज गंगा स्नान का विशेष, हाँ आज गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मतलब नहाने के बाद दान पुण्य का विशेष, नहाने के बाद लोग आते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार श्रद्धा अनुसार दान पुण्य करते हैं और स्नान करके संकल्प करा के तब यहाँ से जाते हैं। आज लगभग कितने दर्शनार्थी स्नान किए होंगे? अब देखिए ऐसे संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी 1 लाख से ऊपर मुझे लगता है कि अनुमान मेरा कहता है कि 1 लाख से ऊपर दर्शन स्नान कर रहा होगा लोग। सुबह कितने बजे से लगभग स्नान चालू? सुबह 3 बजे से स्नान चालू हो गया था। 3 बजे हम आके बैठ गए थे यहाँ पर और 3 बजे से शुरू हो चुका था। रविनपुरी में अवैध निर्माणाधीन मकान को बीडीए के जोनल अधिकारी ने सील किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस समय कई अवैध मकानों का निर्माण बिना नक्शा पास कराए कराया जा रहा है, क्योंकि बनारस गलियों का शहर है और इसी तंग गलियों में G+4, G+5, G+6 बड़े बड़े बिल्डर द्वारा कराया जाता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज तंग गलियों में भी बहुत ही ऊंचे मकान देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में वीडीए के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोग लेन नंबर 12 रविंद्रपुरी में खुशबू अग्रवाल पत्नी दीपक अग्रवाल के यहां इनके G+3 के निर्माणाधीन मकान को सील करने की कार्रवाई करने आए हैं। इनको इसके पहले भी कार्य बंद करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन इन्होंने न तो कोई स्पष्टीकरण दिया न ही किसी से परमिशन लिया। चूंकि ये क्षेत्र HFL यानी बाढ़ डूब क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ नक्शा बनता ही नहीं है। इनको नोटिस दिए जाने के बाद इन्होंने कुछ दिन के लिए कार्य बंद किया, मगर फिर बहुत जोरों शोरों से मकान बनवाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। यह निर्माण जो है खुशबू अग्रवाल पत्नी श्री दीपक अग्रवाल द्वारा कराया जा रहा था, जिसपे सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की गई थी। अब इसको रोकने के लिए सील किया गया है, सील की कार्रवाई की। G+3 बना हुआ है, क्या नक्शा पास है या क्या? नहीं, नक्शा नहीं पास है। हालांकि ये HFL एरिया है, यहाँ पे नक्शा पास हो भी नहीं सकता और इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति लेने का प्रयास भी नहीं किया गया। इनको नोटिस जारी करने के बाद ये कुछ दिन तक निर्माण बंद किए थे, पुनः इन्होंने निर्माण शुरू कर दिया, इसलिए यह सील की कार्रवाई करनी पड़ी। अखिल भारतीय सनातन न्यास समिति द्वारा राम कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ।
अखिल भारतीय सनातन न्यास समिति जैतपुरा द्वारा आयोजित 9 दिवसीय संगीतमय रामकथा के समापन के अवसर पर शनिवार को मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण जैतपुरा में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में क्षेत्र एवं काशी के हजारों भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। समिति के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार जायसवाल ने सभी भक्तजनों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सहयोगकर्ताओं मीडिया के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्य रूप से ज्ञानचंद्र मौर्य, रविशंकर सिंह, विष्णु गुप्ता, जयशंकर गुप्ता, डॉ अजय जायसवाल, राजेश सेठ सहित क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज 9 दिन की रात कथा के उपरांत 10वें दिन यह 8वें वर्ष में संस्था प्रवेश कर चुकी है। इसलिए यह भव्य भंडारा का आयोजन जन सहयोग के माध्यम से हम लोग करा पाते हैं और इसमें अपार लोगों का स्नेह, तन मन धन का सहयोग समिति को प्राप्त होता है। हम लोग उन्हीं के जन सहयोग के बल पर ही इस कार्यक्रम को संपादित कर पाते हैं। जी हाँ, इसके बाद जो है समापन हो जाता है। इसके बाद हमारी संस्था एक समीक्षा बैठक करती है, उन लोगों को उसमें शामिल करती है कि इसमें कौन सी कमी रह गई, ताकि हम इसको अगले साल से अगर कर लें तो कार्यक्रम में 4 चांद लग सके। KTV में समाचारों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले समय है एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल का। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अंतराल के पश्चात आपका हार्दिक स्वागत है। नारायणपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन विदुर प्रसंग का वर्णन किया गया। हेमा उत्सव वाटिका नारायणपुर मिर्जापुर में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने विदुर जी का बखान किया। इसमें कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने विदुर प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की व्याकुलता के बारे में विस्तार से बताया। महाराज जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण विदुर जी की कुटिया में भोजन करने गए और वहां केले के छिलकों का भोज स्वीकार किया। इसके पहले वे दुर्योधन के महल में 56 भोग का त्याग कराए थे। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं और विदुर विदुरानी ने भगवान को प्रेम से भोजन करवाया तो उन्होंने केले के छिलके भी प्रेम से खा लिए। कथा का आगाज गुरु वंदना के साथ किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों को धर्म का ज्ञान बचपन में ही दिया जाता है, ये जीवन भर उसका ही स्मरण करता है। ऐसे में बच्चों को धर्म व आध्यात्म का ज्ञान दिया जाना चाहिए। माता पिता की सेवा व प्रेम के साथ समाज में रहने की प्रेरणा ही धर्म का मूल है। अच्छे संस्कारों के कारण ही ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। वहीं इस मौके पर संकीर्तन मंडली की सदस्यों ने प्रभु महिमा का गुणगान किया। पहले प्रयास करना चाहिए कि
प्रत्येक व्यक्ति को कि जल्दी उठने का आदत डालना चाहिए और उठने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा परिस्थिति लाना चाहिए कि एक सेकेंड ऐसा व्यतीत न हो कि मेरे मुख से भगवान का नाम न आए। भगवान ये नहीं कहते कि खाते समय मेरा नाम नहीं लेना चाहिए, सोते समय मेरा नाम नहीं लेना चाहिए। पहला नाम लेना चाहिए जो व्यक्ति सोकर उठता है तो भगवान का ही नाम, सोने से पहले और सोने करूं विधि नाना अमन राखो जहाँ कृपा निधाना। अगर मन गोविंद के जी आज तृतीय दिवस का कथा था। इसी तृतीय दिवस की कथा में जो राजा परीक्षित को श्राप लगा था, तो राजा परीक्षित का प्रश्न था कि जल्दी मनुष्य को मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। उसका प्रश्न था कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को श्वास श्वास पर पुष्प बजे, श्वास न आवन हो न जाने किस श्वास के आवन हो न हो। तो प्रत्येक इस जो है सांस में भगवान कृष्ण को भजना चाहिए। भगवान के श्री कृष्ण को अगर भजता है व्यक्ति तो जब कभी मृत्यु होगा तो मोक्ष तो आप रूपी प्राप्त होगा। ऐसा भागवत के माध्यम से बताया गया आज का प्रसंग रहा। और भगवान कहते हैं कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान प्रेम से जाकर विदुर जी महाराज के घर में और केले का छिलका खाए, और आज वही प्रसंग रहा। चैनल के माध्यम से भक्तों को कोई संदेश? जी, चैनल के माध्यम से भक्तों का यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये सत्य और सनातन है, और भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति लीन रहता है उस व्यक्ति का जीवन कभी अधूरा नहीं रहता, उसका जीवन परिपूर्ण रहता है। क्योंकि जीवन में मनुष्य को सब कुछ मिल सकता है, भगवान की भक्ति बड़ा दुर्लभ से मिलता है। तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि जहाँ कहीं पे भी भजन हो, भगवान के नाम का भजन हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, वहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर उसमें भाग लें, उसके गुणगान सुने, जिसके सुनने से मन और बुद्धि दोनों एक जगह संयुक्त रहता है और आनंद आता है, तभी जीवन आनंद पूर्वक रहता है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में इंद्रेश मिश्र परिषद में शामिल हुए। इंद्रेश मिश्र अपने सैकड़ों साथियों के साथ रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद में शामिल हुए। विवेकानंद सिन्हा क्षेत्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें एम्प्लॉयज यूनियन वाराणसी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामजी त्रिपाठी गुट के इंद्रेश मिश्रा अपने सैकड़ों साथियों के साथ रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के सदस्यों ने इंद्रेश मिश्रा का माला फूल पहनाकर एवं जोरदार नारेबाजी करके उनका स्वागत किया। इसके पश्चात इंद्रेश मिश्रा ने संयुक्त परिषद के वरिष्ठ सदस्यों का माल्यार्पण कर अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया तथा इंद्रेश मिश्रा ने कहा कि मैं संयुक्त परिषद की तरफ से अपने कर्मचारी भाइयों की सभी लड़ाइयां और उनकी मांगों को लड़ता रहूंगा। आज मैंने संयुक्त परिषद का सदस्यता लिया हूं। परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष गिरिजा शंकर त्रिपाठी जी यहाँ आए हैं बनारस में, और प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्रा जी, और यहाँ संरक्षक हमारे यहाँ लाला यादव जी, और यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोज सिन्हा जी, विवेकानंद सिन्हा जी, क्षेत्रीय मंत्री हैं मनोज यादव जी, मंडलीय सदस्य अरविंद सिंह जी, और मैं अपने कैंट डिपो के शाखा अध्यक्ष मंत्री, ग्रामीण डिपो के शाखा अध्यक्ष मंत्री, मैं अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज मैं संयुक्त परिषद का सदस्यता ज्वाइन किया हूं। क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज यूनियन प्रदेश में 2 गुट हो जाने के कारण विगत 3 वर्षों से मामला कोर्ट में चल रहा है। कुछ वहाँ संपत्ति बंटवारा, कुछ वहाँ यूनियन तरफ से जमीन खरीदी गई थी। जो लोग वहाँ के हैं उनको कोई वर्तमान जो कर्मचारी हमारे कार्य कर रहे हैं उनकी चिंता नहीं है। वो लोग अपने कुर्सी और अपने कुछ जो बैंक में पैसा बचे है या जो वहाँ ज़मीन है उसी चक्कर में विवाद कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं, अभी हम लोग को सर्विस अभी 8 साल बाकी है, हम अपने कर्मचारियों का मैंने समाधान नहीं कर पा रहे थे। हम इसलिए हम अपने विश्वास जताते में कई उन्हें मुझे बुलाया, लेकिन मैंने संयुक्त परिषद में अपना आस्था जताते हुए आज मैं
परिषद ज्वाइन कर रहा हूँ। अपने कर्मचारियों के लिए, अपने किसी भी साथियों के लिए हम लोग अपने आधी रात को किसी भी तन मन धन से इनके साथ खड़ा रहेंगे, इनके पहुँच नहीं आने देंगे। क्योंकि अब के युग में आज जो चल रहा दौर, अधिकारी बेलगाम हो गए। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी यहाँ जमीन पे नहीं है। इसलिए कर्मचारी सोच रहे हैं, कर्मचारी सस्पेंड हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, इनको संविदा को नियमित नहीं किया जा रहा है। केवल संविदा भर्ती हो रही है, नियमित भर्ती हो। मेरी मांग है कि हमारे जो कर्मचारी साथी पूरे संविदा का उसमें नियमित किया जाए, जो भी % हो। और हमारे यहाँ बस अड्डे की व्यवस्था है कि यहाँ प्राइवेट बसें लगातार विवाद करती हैं, ड्राइवर कंडक्टर से इनकम मांगा जा रहा है, इनको लोड फैक्टर देना पड़ रहा है। राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस कार्यक्रम में शामिल राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन के सदस्यों ने कहा कि घरेलू कामगारों का भी अपना महत्व है और उनके मुद्दों को भी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2011 में ILO कन्वेंशन 180 में केंद्र सरकार की सहमति और हस्ताक्षर के बावजूद इसका पालन नहीं किया जा रहा है। हमारी मांगे हैं कि घरेलू कामगारों के श्रम का सम्मान दिया जाए, घरेलू कामगारों के लिए उचित वेतन दिया जाए, घरेलू कामगारों के लिए साप्ताहिक छुट्टी एवं सालाना अवकाश दिया जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस है। आज विश्व भर में राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ भी यूपी में हम लोग लखनऊ और बनारस दोनों जगह के लोग मिलके राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस मना रहे हैं। इस कामगार दिवस से महिलाओं को क्या लाभ होगा? ये देखा जाए कि घरेलू कामगार महिलाओं के लिए आज तक कोई भी कानून, व्यापक कानून नहीं बना है। विशेषकर तो हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग राज्य स्तरीय कानून की मांग कर रहे हैं। नियोक्ता के घर को कार्यस्थल बनाना चाहते हैं और इनको पहचान देना चाहते हैं। सामाजिक सुरक्षा मिले घरेलू कामगारों को। उनके लिए जो ILO C-189 जो भारत 2011 में इनका हस्ताक्षर करता रहा है, लेकिन एक्चुअल में अपने देश में लागू नहीं किया। मैडम, आपने उत्तर प्रदेश की बात की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम महिलाओं को रोजगार देंगे। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? रोजगार देंगे बोलते हैं, देखिए ना, अभी महिलाओं से पूछिए, हमारे सामने में है कितने लोगों को रोजगार मिला है। जब रोजगार करने जाते हैं, घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, उनको समय पर वेतन नहीं मिलता, उनको कितना लड़ाई करना पड़ता है। 2 महीना काम किया, उसके बाद बोलते वेतन देने के समय में पैसा नहीं है, कल आइए, परसों आइए, नरसों आइए, कितना इसके लिए लड़ाई करना पड़ता है। हम लोग संगठन के लोग जाके उनके मजदूरी की मांग करते हैं, तब कहीं मिलता है। आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारे लिए राज्य स्तरीय कानून बने, अलग से सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बने घरेलू कामगारों के लिए। उनके लिए कम से कम न्यूनतम मजदूरी तय हो और नियोक्ता के घर को कार्यस्थल माना जाए, उनके लिए पेंशन मिले। ये सारी मांग है। और जो ILO C-189 जो भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया है, उसको वो लागू करें। आपके संगठन में अभी तक कितनी महिलाएं जुड़ी हैं और क्या लाभ मिल चुका है? हमारे संगठन में लगभग 3000 घरेलू कामगार यूनियन में जुड़ी हैं। घरेलू कामगार तो बहुत है, लेकिन यूनियन में 3000 महिलाएं जुड़ी हैं और सरकार के तरफ से कोई से लाभ नहीं मिला अलग से, क्योंकि कानून ही नहीं है तो लाभ कहाँ मिलेगा। जो अन्य महिलाएं बेरोजगार हैं, जो रोडों पे घूम रही है, उनके लिए आपका फाउंडेशन क्या कार्य करेगा? अन्य ये हमारा संगठन तो विशेषकर घरेलू कामगारों के लिए काम करता है, तो हम लोग अधिकतर घरेलू कामगारों को ही फोकस करते हैं। ऐसे बात नहीं है, लेकिन साथ में यदि कोई सहायता मांगने के लिए आता है तो सरकारी योजनाओं से हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको भी मदद करते हैं। ये राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस है। अब सब महिलाएं, घरेलू कामगार महिलाओं की मांग है सरकार से। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि सामाजिक सुरक्षा महिलाओं को मिले और न्यूनतम मजदूरी मिले और लेबर कार्ड जैसा क्या है, वो कौन सा बोर्ड है, नाम भूल गए भी, वो बोर्ड बने। और जैसे आज कितने की संख्या में आप लोग आए हैं और क्या मांग लेकर आए हैं? हम लोग यही मांग लेकर आए हैं, घरेलू कामगार महिलाओं का
न्यूनतम मजदूरी हो, उसके लिए भी कानून बने। सुरक्षा, हाँ, सामाजिक सुरक्षा मिले, कानून बने। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर महिलाओं को रोजगार और हर महिलाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? तो अगर मोदी सरकार दिए हैं रोजगार, तो महिलाएं क्यों घरेलू काम घर घर काम करने जाती हैं? घर घर काम जो अगर दिए हैं महिलाओं को सुरक्षा व्यवस्था, तो वो घर घर काम क्यों करने जाते हैं? घर से क्यों शोषण मिलता है? हर घर में महिलाएं काम करने जाती हैं, जिस घर में काम करने जाती हैं वहाँ शोषण होता है, भेदभाव। हम लोग अपना घर समझ के काम करते हैं, वो लोग भेदभाव रखती हैं। आप लोगों को अपना जीवन यापन चलाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अरे, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का, बच्चों के लिए, हम लोग के लिए स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग समस्या झेल रहे हैं। गरीबी है, जा रहे हैं काम करने, घर में उतना भी वेतन नहीं मिल रहा है कि हम लोग का परिवार चला पाएँ, पूरा घर चल सके। इस संगठन से आप जुड़ी हैं, उसके बाद जुड़ने के बाद आपको कितना लाभ मिला है? अभी तो सरकार सुन ही नहीं रही है, तो लाभ कहाँ से मिलेगा? अभी जब सरकार हम लोग की सुनेगी, हम लोग के लिए भी कानून बनाएगी, मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी बनाएगी कि हम लोग के लिए भी इतना इस एक घर से इतना मजदूरी मिले। जैसे सबका बना है, ऑटो चालक का बना है, लेबर का बना है, मिस्त्री का बना है कि 400 500, गवर्नमेंट नौकरी वालों का बना है कि इसको 10,000 मिलेगा तो 10,000 मिलेगा। तो ऐसे हम लोग का भी बनी, एक घर से हम लोग को 5,000 10,000 ऐसा नियम निकाले सरकार के, हम लोग को भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार काशी आ रहे हैं 18 तारीख को। हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री? जी, मिलेंगे तो क्यों नहीं कहना चाहेंगे। कहना चाहेंगे कि भाई हम लोग की मांगे, महिलाओं की मांगे भी पूरी करिए। हम लोग भी काम करने निकलते हैं, हम लोग का भी इज्जत है, कोई हम लोग का इज्जत नहीं है। काम करने जाते हैं घर में तो हम लोग को नौकरानी समझते हैं वो लोग। हम लोग भी घर अपना समझ के काम करने निकलते हैं ना, तो हम लोग को भी कोई इज्जत दे। कभी शोषण होता है, टॉयलेट में मत जाओ मेरे, बर्तन अलग कर देती हैं। हमारे हाथ का बना खाना, बर्तन सब यूज खाएंगी, बर्तन में खाएंगी, लेकिन हम लोग के लिए बर्तन क्यों अलग रखेंगी? इसी के साथ केटीवी न्यूज में समाचार का आज का ये अंक यही समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले हम आपसे 2 लाइनें व्यक्त करना चाहते हैं। वो ये, मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की ताबीर वो खुददार होते हैं। ताबीर मतलब फितरत, खुददार मतलब मेहनत कश। बदल दे वक्त की ताबीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे पे, नाखुदा मतलब मल्लाह। हजारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे पे, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। जी हाँ, मेहनत का इंसान हमेशा जो है सफल होता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।